I would like Pandey sir, our academic director, to felicitate our guests. Thank you, sir. Sir. So the stage is all yours. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है और मैं आने से पहले सर को बोल रहा था कि कर्ज है पटना का मेरे ऊपर। मैंने 1992 में 88 से लेके 1992 तक आईआईटी कानपुर में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 92 के बाद पास आने के बाद 93 मैंने एग्ज़ाम लिखा सिविल सर्विसेज का और मेरा हो गया और मैं 94 बैच में मैं गया। 94 बैच में मैं मेरा आईएएस में हुआ और मैं आंध्र प्रदेश चला गया। मैं 30 साल आईएएस में रहा 94 से लेके 2024 तक। मेरा एक्चुअल रिटायरमेंट तो 2031 में था, बट मैंने 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया। और गवर्नमेंट में होता है कि जब हम रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके 1 साल तक हम कोई जॉब नहीं कर सकते, जस्ट टू इंश्योर कि कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि हमने रिटायरमेंट से पहले किसी कंपनी को बहुत फ़ायदा दे दिया और उसके बाद रिटायर हो गए। तो इसको इंश्योर करने के लिए कोई भी आदमी जब हम रिटायर करते हैं, चाहे हम किसी भी पोजीशन में हों गवर्नमेंट में, तो उसके 1 साल तक हम काम नहीं कर सकते। तो वो मेरा 1 साल पीरियड चल रहा है। मैंने 30 सितंबर को मैंने रिटायरमेंट लिया और 30 सितंबर 2025 तक मैं कहीं नौकरी किसी और जगह नौकरी नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए उस टाइम को मैं यूज़ करता हूँ। मैं वीडियोस बनाता हूँ, जाके बच्चों से बातें करता हूँ, करियर गाइडेंस करता हूँ। तो उसमें मैंने सोचा कि कहाँ कहाँ का कर्ज मेरे ऊपर है और कैसा कर्ज है मेरे ऊपर। वो कर्ज अपना पूरा चुकाएं। वो कर्ज 1 साल टाइम मिला है, तो उस 1 साल टाइम में अपना कर्ज तो चुकाएं। तो पटना का कर्ज मेरे ऊपर क्या है? पटना का कर्ज मेरे ऊपर है कि मेरा मेंस का सेंटर, जब मैंने आईएएस का एग्ज़ाम लिखा, बड़ा लकी रहा मेरे लिए क्योंकि मैं वन ऑफ द यंगेस्ट था अपने बैच में। मैं 94 के आईएएस बैच में मैं 3rd यंगेस्ट हूँ। हम लोग 80 लोग हैं आईएएस में, उसमें मैं 3rd यंगेस्ट था। तो मेरा सेंटर था लाल बहादुर शास्त्री गर्ल्स हाई स्कूल गर्दनी बाग, वो मेरा सेंटर था। उस सेंटर ने ही मुझे आईएएस बनाया। तो मुझे लगता था मुझे जाना चाहिए आईएएस बनने के बाद, फिर से मुझे वो अपने सेंटर के पास जाना चाहिए, रहना चाहिए। पर 30 साल में कभी मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। आया 2-3 बार पटना तो ऑफिशियल कुछ ऊपर, जब मैं स्वच्छ भारत में था तो पटना म्यूनसिपैलिटी देखने आया, ये करने आया, सुबह की फ़्लाइट से आया, शाम को चला गया। तो मैं कभी 30 साल में मैं एक नाइट हॉल्ट भी मैंने नहीं किया पटना में। और फिर वो 30 साल जब मैं आंध्र प्रदेश में रहा तो आंध्र प्रदेश के बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे। जब उनको मालूम चलता था मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, मैं आईएएस में बहुत यंग बैच में आईएएस में यंग में आया गया, तो आईआईटी की में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे तेलुगु बच्चे जो आंध्र प्रदेश के थे, तेलंगाना के हैं, वो मेरे पास आया करते थे। बट मैंने पटना के किसी भी बच्चे को गाइडेंस नहीं दी। तो मुझे लगा कि अब 1 साल टाइम है, घूम रहे हैं, तो मुझे जाके अगर मैं पटना के बच्चों को मैं अपना माइंड बता सकूं और शायद उनका जितना मैं बताऊं उसमें 1-2 भी उनके काम आए, तो उनके काम आए तो वो उनका कम से कम मेरा तो मन हल्का होगा, मेरा तो कर्ज कम होगा कि जहाँ से जिस जगह ने मुझे आईएएस बनाया उस जगह के बच्चों को, उस जगह को मैंने थ्रू उस जगह के बच्चों को वापस किया। यही कॉन्टेक्स्ट है, इसी कारण मैं आज यहाँ पर आया हूँ आप सबसे बात करने। तो आज का टॉपिक मैं 2 प्रेजेंटेशन करूँगा
और फिर 2 प्रेजेंटेशन करने के बाद मैं जल्दी करूँगा, आई नो कि आप लोग बहुत जेन जी हैं, आप जनरेशन जेड हैं जो बहुत हमेशा बहुत हरी 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 में रहते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा फिर क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो आज मैं 2 टॉपिक पे बात करूँगा। पहला टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि जब यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो ये पूछते हैं कि हमने सर आईआईटी से पढ़ाई नहीं की, हमने आईएम से पढ़ाई नहीं की, हम अपने कॉलेज के टॉपर नहीं हैं, क्या हमारा यूपीएससी में हो सकता है? क्या मैं यूपीएससी को प्रिपेयर करके यूपीएससी में सिलेक्शन करने का सपना देख सकता हूँ? मैंने आईआईटी का नहीं हुआ, आई एम नॉट आईआईटीएन, मैंने आईएम से भी पढ़ाई नहीं की है। तो उसका आंसर है, मैंने अपने प्रोमो वीडियो में भी आप लोग को भेजा था, उसका है यस, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे आपने आईआईटी से नहीं पढ़ाई की हो, चाहे आपने आईएम से पढ़ाई नहीं की हो, चाहे अपने यूनिवर्सिटी के और अपने कॉलेज के आप टॉपर ना रहे हो, चाहे कुछ भी रहे हो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, किस बेसिस पे मैं ये बोलता हूँ? उसका पहला बेसिस है कि मैं बहुत फॉलो करता था, मैं फॉलो किया करता था कि जिन का सिलेक्शन हुआ था और जिनको मैं जानता था, जनरली मेरा नेचर है, मैं थोड़ा फ्रेंडली हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो उस समय मेरे जनरेशन के जो लोग थे, जो मेरे कॉलेज के थे, मेरे कॉलेज के सीनियर थे, मेरे कॉलेज के जूनियर थे, आईआईटी दिल्ली के थे, स्टीफेंस के थे, इन सबसे मेरी जनरली दोस्ती रहती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लड़कों से दोस्ती होती थी। तो मैंने अपने सीनियर्स को और जूनियर्स को और अपने बैच वालों को जिन का सिलेक्शन हुआ, उन सबको मैंने उनके ग्रेजुएशन के पासिंग मार्क्स के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के पासिंग मार्क्स के बेसिस पे मैंने उनको 4 ग्रुप में बांटा। जिनके ग्रेजुएशन के मार्क्स ए ग्रेड थे उनको मैंने 75 से 100% वाले जो थे, यानी ए ग्रेड। उसके बाद जो बच्चे थे जो बी ग्रेड, जो कि 50 to 75% परसेंटाइल में थे, परसेंटाइल रैंक वाइज, और जो सी ग्रेड जो कि उससे थे जो 25 से और उससे थे 25 से 50%, और 0 से 25% डी ग्रेड वाले। मैंने ये प्लॉट किया कि जिनको उनका सिलेक्शन हुआ उसमें किस किस का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जब मैंने थ्योरी शुरू की, तो जब हम कोई भी थीसिस करते हैं, पीएचडी जैसे हम करते हैं या एमफिल करते हैं, तो पहले हम एक थ्योरम या कोई थीसिस, एक हाइपोथेसिस माइंड में लेते हैं कि आई वांट टू प्रूव इट इज़ करेक्ट और इट इज़ इनकरेक्ट। फिर हम डेटा लेते हैं और ट्राई टू प्रूव कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मैंने जो अपना हाइपोथेसिस लिया, हाइपोथेसिस मैंने ये लिया कि जो टॉप ग्रुप में थे, ए ग्रेड स्टूडेंट्स थे, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, जो बी ग्रेड है उनका सेकेंड अटेम्प्ट में होना चाहिए, सी ग्रेड है उनका थर्ड अटेम्प्ट में होना चाहिए, और जो डी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स थे उनका फोर्थ अटेम्प्ट में होना चाहिए। दिस वाज माय हाइपोथेसिस, जिसके बेसिस पे मैंने लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू किए कि आपका किस अटेम्प्ट में हुआ, आपके कितने परसेंटेज थे, आपने आईआईटी में 90% थे, आपके हिंदू में जब गए तो आप टॉपर थे नहीं थे, स्टीफेंस में आप क्या थे, जेएनयू में क्या थे, कानपुर यूनिवर्सिटी में क्या थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे तरह के कॉलेजेस लिए। मैंने ये पाया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ए वाले ग्रुप से भी कुछ बच्चों का हुआ, बी वालों से भी हुआ, सी ग्रुप से हुआ और डी ग्रुप से भी हुआ। लास्ट 25% में तो उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ का हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट वालों को देखा तो इस वाले ग्रुप से भी कुछ थे, इस वाले ग्रुप से भी कुछ थे, इस वाले ग्रुप से भी थे, इस वाले ग्रुप से भी थे। उसी तरह थर्ड अटेम्प्ट में भी इस ग्रुप से थे, और लास्ट अटेम्प्ट हमारे समय उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे। जब मैंने सिविल सर्विसेज प्रिपेयर किया था 4 अटेम्प्ट होते थे। तो उस वाले में भी ए ग्रुप से कुछ बच्चों का हुआ, बी ग्रुप से हुआ, सी ग्रुप से हुआ, डी ग्रुप से हुआ। टॉप ग्रुप वाले भी कुछ थे जो 4th ग्रेड में आए, 4th अटेम्प्ट में आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कोरिलेटेड नहीं है। कोरिलेशन फैक्टर जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं,
कोरिलेशन कोफिशिएंट इसमें 0 है। तुम्हारी बीटेक, तुम्हारी ग्रेजुएशन में क्या परफॉर्मेंस है, उसका तुम्हारे यूपीएससी के परफॉर्मेंस से कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब क्या? मतलब अगर मेरे 10th में 50% मार्क्स आए हैं, 12th में 50% मार्क्स आए हैं, ग्रेजुएशन में भी मेरे 45% मार्क्स आए हैं, मेरे होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी किसी एक और लड़के की जिसके 90% 10th में आए, 12th में 90% आए और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी 90% आए। तो इसका मतलब ये खुश मत होना कि नहीं नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग कि फैक्ट ये है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ये डेटा ने बताया मुझे, डेटा से ये समझ में आया। बट अगर इसको हम केस स्टडी में देखें, केस स्टडी में देखें तो पहले मैं 3 केसेस बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए, क्या आपकी एजुकेशन जर्नी अभी तक इन लोगों से बेटर है या खराब है? आपकी एजुकेशन जर्नी इन बच्चों से, इनसे बेटर है या खराब है? पहला केस स्टडी, मुत्याल राजू ने 10th तक तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की। जनरली हमारे देश में 10th के बाद जब पास करते हैं तो +2 करने जाते हैं, चाहे हम पीसीएम लें, चाहे बायोलॉजी लें, चाहे कॉमर्स लें, चाहे आर्ट्स लें। इसने चारों नहीं किया, इसने पॉलिटेक्निक में गया, इसने पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की। फिर पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की तो उसके घर में पेरेंट्स ने बोला तुमको गवर्नमेंट में जॉब करनी चाहिए। पॉलिटेक्निक जब खत्म हुआ तो जब बाहर निकला तो उसके अपने मम्मी पापा से पूछा क्या करना चाहिए, बोले तुमको गवर्नमेंट में जॉब करना चाहिए। तो बोले गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए उसने किसी से पूछा, कहता उसके लिए तो डिग्री चाहिए, उन दिनों में डिप्लोमा वालों को तुम कोई एग्जाम नहीं लिख सकते। तो बोले अरे मैं तो एग्जाम ही नहीं लिख सकता, क्या करूं? तो फिर उसने इवनिंग क्लासेस की। इवनिंग क्लासेस क्योंकि अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट को डिग्री सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने के लिए इसने इंजीनियरिंग क्लासेस की। और 2007 में इसने सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखा और सिविल सर्विसेज में इसकी रैंक आई टॉपर, रैंक 1, the only rank 1 which Andhra Pradesh in the history of civil services has produced till now, rank 1। वो एग्जाम 2007 के एग्जाम में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट भी थे आईआईटीज के, एम्स के भी प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे, आईएम्स के भी प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के भी प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे। टॉपर आया मुत्याल रेवू राजू। मैं पूछना चाहता हूं उसकी जो एकेडमिक जर्नी थी, क्या आपकी एकेडमिक जर्नी इससे इन्फीरियर है, इससे कम है? इससे कम है? यहाँ पर तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने 10th के बाद +2 किया होगा, इसने तो नहीं किया। क्या हमें कोई पूछ लेता है 10th के बाद डिप्लोमा करो तो हम तो उसको आंखें दिखाते हैं, हमको डिप्लोमा करेंगे, हम डिप्लोमा करेंगे, हम +2 करेंगे। टॉपर, रैंक 1। दूसरा केस, रोनाल्ड रोज तमिल मीडियम, या कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है यहाँ पर, एक तेलुगु मीडियम था, दूसरा तमिल मीडियम। 10th के बाद पीसीएम भी नहीं लिया, बायोलॉजी भी नहीं लिया, आर्ट्स भी नहीं लिया और कॉमर्स भी नहीं लिया। क्या लिया? वोकेशनल एजुकेशन, कृषि, क्राफ्ट। तुमने कृषि करोगे, क्राफ्ट करोगे, क्राफ्ट से करोगे 12th, कृषि से करोगे, कृषि क्राफ्ट, उससे उसने 11th 12th किया। ग्रेजुएशन किससे किया? ओपन यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई ओपन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, आईएएस। और आईएएस में आने के बाद उसने कहा मुझे और पढ़ना है। 7 साल बाद फिर गया वो गवर्नमेंट के पास, बोला मुझे और पढ़ना है। और फिर उसके बाद गया वो पढ़ने
वर्ल्ड की जो टॉप 4 एमबीए मानी जाती है, वर्ल्ड की टॉप 4 एमबीए डिग्री आर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, कैलॉग। एमआईटी से उसने फिर एमबीए किया जाके। कहाँ से शुरू किया? कहाँ से शुरू किया? 10th तमिल मीडियम, वोकेशनल एजुकेशन, अन्नामलाई ओपन यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद क्या हमारी एजुकेशन जर्नी अभी तक की रोनाल्ड रोज से बेटर नहीं है? हर एक इस रूम में बैठे हर एक की होगी उससे बेटर। तीसरा केस, ये बहुत सिमिलर लगेगा, ये नॉर्थ इंडिया का केस है और लेटेस्ट भी है थोड़ा सा, वो बहुत सिमिलर लगेगा। हिमांशु कौशिक, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसने पढ़ाई की, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में भी वेस्टर्न यूपी को छोड़ के, पश्चिम यूपी को छोड़ के शायद किसी को इस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम नहीं मालूम है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल का, ईस्टर्न यूपी का। मुझे नहीं मालूम है कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी को नहीं मालूम। किसी को कॉल करके बोलो गाजियाबाद से बाहर कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, अपने दोस्तों को कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज नाम सुना है? नहीं सुना है, नहीं सुना। मतलब क्या? 12th में बहुत कम मार्क्स आए होंगे तभी वो कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गया था। वहां क्या हुआ? 2 सप्लीमेंट्री, इंजीनियरिंग में भी सप्लीमेंट्री। पासिंग मार्क्स कितने? 65%। 2 सप्लीमेंट्री, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज। रैंक क्या आई? फर्स्ट अटेम्प्ट 77 रैंक, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये केसेस हमें भी मालूम है, रोज मैं देखता रहता हूँ आजकल, क्योंकि मैं टॉक देता हूँ तो फिर उसको मेरे जो यूट्यूब वाले एआई को समझ में आता तो मुझे बहुत सारे भेजता रहता है। हम भी रोज पढ़ते रहते हैं इस तरह के केस, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। बट हमारा मन मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मन कहता है नहीं, वो आउटलायर्स हैं, वो तुक्का लग गया होगा, कुछ हो गया होगा, ये मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे ऐसा हमें ऐसा क्यों लगता है हमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम हर एक आदमी अपनी लाइफ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही डिसीजन लेता है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है लाइफ का? हमारे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हमने 12th में देखा था, जो मैथ्स में पढ़ने में तेज थे स्कूल में, सबका आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी में हुआ। जो पढ़ने में तेज नहीं थे उनका नहीं हुआ, उनका आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में नहीं हुआ। सिमिलरली जो पढ़ने में तेज थे उन्हीं का एम्स में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ। जो बायोलॉजी में पढ़ने में तेज नहीं थे उनका नहीं हुआ। तो जो चीज़ 12th के बाद सच थी कि नेशनल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th के बाद जो तेज थे उनका हुआ, जो तेज थे नहीं थे पढ़ने में उनका नहीं हुआ। तो 4 साल बाद भी तो वही ट्रू है। अब 4 साल बाद एक और एग्जाम आ गया, यूपीएससी। तो यूपीएससी में जो पढ़ने में तेज होगा यूनिवर्सिटी में उसका हो जाएगा, जो पढ़ने में तेज नहीं होगा उसका नहीं होगा। इसलिए हमारा मन बोलता है नहीं नहीं मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मैं क्यों करूं, मेरा नहीं होगा। एक बार करके पापा कोई बोल रहे हैं, सोशल प्रेशर है, एक बार कर लेता हूं, मेरा नहीं होगा। सच क्या है? सच ये है कि 3 सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस समय पे उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ठीक से पढ़ी, उनका हो गया आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में। उसी तरीके से यूपीएससी में भी या किसी में भी अगर हमको 3 सब्जेक्ट ठीक से ले लें तो हमारा सही में हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जिनका नहीं होता है
और ये मेरा फॉर्मूला है, मेरा मंत्र है। बहुत सारे लोग डिफर करेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं जो प्रवीण बोलता है वो करेक्ट नहीं है, तो वो उनकी सोच है। मेरी सोच 800 करोड़ लोग दुनिया में होते हैं, सबकी सोच उनकी सोच, तो मैं ये नहीं बोलता उनकी सोच गलत है। मैं ये इतना जानता हूँ कि मुझे लगता है मेरी सोच सही है, और मुझे इसलिए लगता है मेरी सोच सही है कि मेरी सोच से जिन जिन लोगों ने तैयारी की, मेरे बोले हुए सब्जेक्ट जिन जिन ने लिया, 100% सबका हुआ। तो जो सब्जेक्ट्स जो तीन सब्जेक्ट्स जो जरूरी हैं, जो लेगा उसका होगा। और ये सब्जेक्ट लेने के बाद भी अगर किसी का नहीं हुआ, तो मैं उस आदमी के साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, मैं एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं कि ये सब्जेक्ट लेके प्रिपेयर करो, नहीं होगा 1 करोड़ रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा। मेरे पास तो पैसे है नहीं, मेरे पूरे पैसे में रिटायरमेंट के बाद मेरे समय में 20 लाख रुपए थे। अभी जो जीपीएफ वीपीएफ मिलेगा और जो ग्रेचुइटी मिलेगी तो शायद हो जाएंगे, तब सारा दे दूंगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जिसने ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाई की हो और उसका ना हुआ। इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे से कोई 1 करोड़ रुपए नहीं लेगा। वो कौन से 3 सब्जेक्ट हैं? ये कौन से ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जिनको हम पढ़ें? अब देखें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट वन पेशेंस सब्जेक्ट का नाम है। हम प्रिपरेशन को एक 4 साल की डिग्री की तरह क्यों नहीं देख सकते? हम प्रिपरेशन को 4 साल की डिग्री की तरह क्यों नहीं देख सकते? ये क्या जल्दी हमारे अंदर की नहीं बस एक बार करेंगे और चले जाएंगे। अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू गेट कन्विंस्ड इन माई माइंड कि मेरा होगा 4th अटेम्प्ट में, और मैं 4 अटेम्प्ट के लिए कमिटेड हूं। अगर हो आओ, गेट इनटू द गेम। नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस कम मत करो। अगर आना है, प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्ले। हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता है तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता है 3rd अटेम्प्ट में हो जाए, बट अगर प्रिपरेशन करनी है तो मुझे ये डिग्री करनी है 4 साल की। आई एम गेटिंग इन टू इट फॉर 4 ईयर डिग्री कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। क्या मैं तैयार हूं? हो तो करो, नहीं। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो? आप दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छी जॉब जो पूरे वर्ल्ड में होती है, उसके लिए तुम ट्राई कर रहे हो। वर्ल्ड में सबसे अच्छी नौकरी। जब मैं आईआईटी में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त, ज़्यादातर दोस्त, अभी भी ऐसा होता, उस समय भी होता था, हम लोग 10 लोग थे, 10 थे हम। अपने जो क्लोज फ्रेंड वाले होते हैं जो एक ही फ्लोर पे रहते हैं, हम 10 थे। 10 में 9 लोग यूएस गए, मैं आया, मैंने बोला मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, मैं सिविल सर्विस किया। तो पूरा मैं जब यहाँ पर था तो पूरा ये माहौल में 10-15 साल ये सुनता रहा, इंडिया में बहुत क्रेज़ है, इंडिया में। अभी यहाँ पर सर बोल रहे थे बिहार में और बहुत क्रेज़ है, बिहार में भी बहुत क्रेज़ है, बिहार में और क्रेज़ है उसका। तो यहाँ तो मेरे सारे ऐसे कुछ भी पूरा माहौल होता था कि बहुत क्रेज़ होता है इंडिया में, गवर्नमेंट सर्विस का बहुत क्रेज़ है, बहुत क्रेज़ है, बहुत क्रेज़ है। तो 2008 में मैं मास्टर्स करने गया न्यूयॉर्क में, मैक्सवेल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिरैक्यूज़, जो कि पब्लिक पॉलिसी का वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल माना जाता है, उसमें मैं मास्टर्स करने गया। तो उसमें समर का 3 महीने का कोर्स, 3 महीने का एक सब्जेक्ट था। तो जनवरी से दिसंबर तक कोर्स था, तो 3 महीने बीच में समर आया। तो उन्होंने बोला कि आप कोई ऐसे समर कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप
फील्ड स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने फील्ड स्टडी का सब्जेक्ट लिया इंडियन सिविल सर्विसेज वर्सेस यूएस सिविल सर्विस, इंडियन तहसीलदार वर्सेस यूएस तहसीलदार, इंडियन पटवारी वर्सेस यूएस पटवारी, इंडियन डीएम वर्सेस यूएस डीएम, इंडियन एसपी वर्सेस यूएस एसपी, इंडियन नगर आयुक्त वर्सेस यूएस नगर आयुक्त। ये मेरा कोर्स था। तो मैं वहाँ जाता था, इन सबको इंटरव्यू करता था। वहाँ का कौन पटवारी का काम करता, पटवारी का इंटरव्यू करता, कैसा हुआ आपका, कैसा लगता है आपको, क्या करते हैं, ये करते। फिर वहाँ चला गया था तहसीलदार के पास पहुँच, आपको कैसा लगता है, क्या करते हैं, ऐसे मैं इंटरव्यू करता था। तो मैंने सबके इंटरव्यू लिए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, नगर आयुक्त, म्यूनिसिपल कमिश्नर जिसको बोलते हैं, नगर आयुक्त। तो मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर सिरैक्यूज के पास गया। उस सिटी की पॉपुलेशन थी 50,000। हमारे यहाँ गांव की पॉपुलेशन होती है, जो स्पेशल बिगर ग्राम पंचायत होती है उनकी पॉपुलेशन होती है 50,000। मैं उससे मिलने गया। उसने बोला आप इसमें पढ़ने से पहले आए तो आप क्या करते थे? मैंने कहा मैं नगर आयुक्त था। कहाँ के नगर आयुक्त? मैंने कहा मैं विजयवाड़ा का नगर आयुक्त था। या कितनी पॉपुलेशन? मैंने कहा मेरी पॉपुलेशन वहाँ पर 15 लाख पॉपुलेशन थी विजयवाड़ा में, वहाँ का। कहते क्या करते थे आप सुबह उठ के? मैंने कहा सुबह उठ के मुझे मेरे नगर निगम ने एक जिप्सी गाड़ी दी हुई थी। सुबह सुबह उठ के मैं पूरा रोज़ एक राउंड लेता हूँ। राउंड लेके उसमें देखता था झाड़ू ठीक से झाड़ू साफ कर रहा है, वो सफाई ठीक से हो रही कि नहीं, पानी ठीक से हो रहा है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट ठीक से, ये सब मैं सारे सिविक सर्विसेज को मॉर्निंग में इंस्पेक्शन करता हूँ। मैं मुझे आप क्या करते हैं, आपका दिन कैसे शुरू होता है? कहता है मेरा दिन भी इंस्पेक्शन से शुरू होता है, मैं भी सुबह सुबह इंस्पेक्शन करता हूँ। डिफरेंस ये है कि आपको आपके नगर निगम ने जिप्सी दी हुई है इंस्पेक्शन करने के लिए, मुझे मेरे नगर निगम ने हेलीकॉप्टर दिया हुआ है इंस्पेक्शन करने के लिए। ये जो नगर आयुक्त थे 50,000 पॉपुलेशन की, वो सुबह सुबह अपने हेलीकॉप्टर में ऐसे घूमते। हेलीकॉप्टर 50,000। इमेजिन करो इंडिया में हर एक पटवारी के पास एक पूरा सबके पास हेलीकॉप्टर है। विजुलाइज करो, वीडियो के पास सबके पास हेलीकॉप्टर है। फिर गया मैं, हेलीकॉप्टर? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला मैं। फिर मैंने कहा चलो अब तुम्हारे, कहता आपको अपने घर ले चलते हैं, मैं आपको अमेरिकन कॉफ़ी पिलाऊंगा, आप आइए। यस सर। तो मैं उनके घर गया, हेलीकॉप्टर में उनके ऑफिस में बैठे, और उसके बाद हम घर गए। जब हम प्रिपरेशन करते थे ना, तो बहुत से बोलते यार आईएएस बनना है। क्यों है? मेरे सिटी का जो डीएम का घर होता है सिविल लाइंस में 5 एकड़ में, क्या घर होता है, अरे इस घर में रहना है। इसमें कोई बोला एसपी का घर देखा था हमने कानपुर में, और पता नहीं यहाँ पर मुजफ्फरपुर के डीएम का कमिश्नर का घर देखा था, और पता नहीं कहाँ रांची के उसका देखा, पटना। हम उसके घर पहुँचे। यहाँ हम बात करते हैं 2 एकड़ 3 एकड़, पता 10 से क्या बीघा नहीं, क्या बीघा कट्ठा, पता नहीं क्या, ये बात करते हैं। उसका घर था 100 एकड़ में, नदी के किनारे, पूरी नदी का जो फ्रंटेज था वो उसका था। हेलीकॉप्टर उसके घर में रुका है, उसे घर में बुढ़ा तो गया, पे कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आए। बहुत दबी दबी आवाज़ में मैंने इससे पूछा, मैंने सोचा शायद ये सब हेलीकॉप्टर दिया है, म्यूनसिपैलिटी ने इतना बड़ा घर दिया है, पक्का सैलरी कम होगी है? तो मैंने पूछा आपकी सैलरी, मतलब सैलरी कभी किसी से गलत है, पूछनी नहीं चाहिए कभी भी किसी से। उसकी सैलरी, उसकी एज और उसकी कास्ट, ये 3 बहुत ख़राब क्वेश्चंस हैं, और हमें अपने लाइफ में कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए। सबसे असभ्य होने का जो सिंबल है ये है एनी ऑफ आस्किंग एनी ऑफ दिस 3 क्वेश्चन, एज, कास्ट और सैलरी। पर मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ले ली। मैंने कहा सैलरी, कहता है अमेरिका में जो हम लोग की सैलरी होती है उसके लिए एक फार्मूला है। हमारी सैलरी जो हमारे जो हाईएस्ट हैं, जैसे कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी हुए, उनके भी चीफ सेक्रेटरी थे, तो जो हमारे जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उसकी सैलरी होती है एवरेज ऑफ CEO ऑफ गूगल, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड CEO ऑफ सन। ये तीनों कंपनी की जो सैलरी है उसका जो एवरेज होता है हमारे बॉस की होती है, उसी से प्रोपोर्शनेटली।
तो सैलरी भी किस तरह की, सीईओ ऑफ सन, सीईओ ऑफ गूगल, सीईओ ऑफ उस लेवल की सैलरी, हेलीकॉप्टर, 100 एकड़ का घर, 50,000 लोगों को देखना है। तो मैंने अपने से पूछा इतनी अच्छी जॉब है ये म्यूनिसिपल, और ये हर एक के बारे में मेरे पास स्टोरी है। रेंजर के बारे में भी स्टोरी है मेरे पास, तहसीलदार के पास भी स्टोरी है, सब इंस्पेक्टर के बारे में भी स्टोरी है, बताऊंगा नहीं। बट मैंने मन में सोचा कि जब इतना ज़्यादा, इतना इसका सुपीरियर लाइफस्टाइल है और इतना वर्क करते इतना अच्छा है, तो ऐसा क्या है कि मेरे जितने दोस्त वहाँ गए एक ने भी गवर्नमेंट में जॉब नहीं ली, सब प्राइवेट में काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त जब मेरे को 3 महीने में समझ में आ गया, वो तो एमटेक करने गए थे, एमटेक तो 2 साल का होता है, 2 साल में उन्होंने घूम घूम के उनको समझ में आ गया होगा। तो मेरे जितने भी दोस्त गए, जूनियर सीनियर में साथ वाले, एक ने भी गवर्नमेंट में जॉब नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? हाँ, काम बहुत होगा, गूगल में कम काम है, अमेरिका गूगल में कम काम है, अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट में कम काम है, अमेरिका एडोब में कम काम है। क्यों नहीं की? बहुत दिनों तक इंडिया का जो सीईओ गूगल था, द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन इंडिया फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इंडिया का जो सीईओ गूगल हुआ था, गूगल इंडिया का सीईओ था, वो एक श्रीलंकन था। अभी नहीं, 2012 से लेकर 17 तक जो सीईओ गूगल इंडिया था वो एक श्रीलंकन था, और ही वॉज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन इंडिया। मैं एज ए श्रीलंकन हाईएस्ट पेड जॉब प्राइवेट में कर सकता हूं, बट मैं इंडिया का पटवारी नहीं बन सकता, बिकॉज आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट जॉब्स is available only to the citizens of US, of any country. वहाँ पर मेरे जो दोस्त गए, अगर उन्हें यूएस सिटीजन बनना है तो मिनिमम 9 साल तक का वहाँ पर नेचुरलाइजेशन करना पड़ेगा। वो यूएस सिटीजन्स नहीं थे, इसलिए उन्हें मालूम भी होते हुए कि ये यूएस की बेस्ट जॉब्स हैं, उनको उसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे। दोस्तों, सच ये है कि किसी भी कंट्री में, 215 कंट्रीज वर्ल्ड में, हर एक कंट्री की बेस्ट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स हैं। चाहे वो 1947 में थी, वो 2024 में है, और वो 2124 में भी रहेंगी। और दूसरी बात, जो काम आप गवर्नमेंट में आके करेंगे, जो इम्पैक्ट और सेटिस्फैक्शन आपको गवर्नमेंट में आके मिलेगा, वही सेटिस्फैक्शन एक एमएलए को, एक एमपी को, एक मेयर को, एक जिला परिषद चेयरमैन को, उनको मिलता है। वो तो बेचारे 5 साल के लिए 5 साल मेहनत करते हैं। 5 साल की मेहनत करो, इलेक्शन लड़ो, और 5 साल पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। यहाँ 4 साल पढ़ाई करो, 30 साल, 35 साल, 40 साल। फिर क्यों नहीं करूं मैं 4 साल के लिए? वो तो बेचारा जो 2024 में हारे होंगे एमपी वाले, बेचारा अभी से लगे हुए होंगे, 29 के इलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं 4 साल प्रिपेयर करने के लिए मैं इतना क्यों हेजिटेट करता हूं अपने माइंड में? और अगर गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट जॉब मोस्ट प्रेस्टिजियस नहीं है, तो मुझे बताओ कि पीवी सिंधु जब वो उसने ख़त्म किया, कहाँ है पीवी सिंधु आज, जो इंडिया की बिगेस्ट प्राइड है? पीवी सिंधु आज आंध्र प्रदेश की एक पीसीएस ऑफिसर है। पीवी सिंधु के पास सारी कंपनीज के ऑफर थे, तुम हमारे कॉर्पोरेट विंग के, कॉर्पोरेट अफेयर्स विंग के तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, ये बन जाओ। पीवी सिंधु अगर यहाँ ऐसे बोले मुझे गूगल में नौकरी चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी चाहिए, मुझे इसमें नौकरी चाहिए, उसमें चाहिए, हर जगह उसे नौकरी लेने के लिए तैयार है। पीवी सिंधु ने कहा नहीं, मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना है आंध्र प्रदेश में। आज
पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की पीसीएस ऑफिसर है। दूसरा केस, अगर ये गवर्नमेंट जॉब बेस्ट नहीं है तो ये थी जब पारुल चौधरी थी। पारुल चौधरी जो आप लोग एथलेटिक्स से फॉलो करते हैं, जो एशियाड को फॉलो करते हैं, शी वन द गोल्ड मेडल। व्हेन शी वन द गोल्ड मेडल इन द एथलेटिक्स रेस में, तो लास्ट 50 मीटर तक वो और एक कोरियन गर्ल थी, दोनों साथ साथ नेक टू नेक थे, और सडनली लास्ट 50 मीटर में पारुल जस्ट टुक ऑफ और शी वन द गोल्ड, और कोरियन वाले को बहुत पीछे छोड़ दिया, मतलब पीछे में डिसेंटली पीछे छोड़ दिया। तो उसके बाद ANI ने उसको इंटरव्यू किया। ANI में इंटरव्यू से पूछा, पारुल लास्ट 50 मीटर में ऐसा क्या हुआ? वो 1500 मीटर की नौके तो चल रही थी, अब 7-7-15 1450 मीटर था, साथ साथ सडनली 50 मीटर में क्या हुआ? कहता है 50 मीटर जब थे मुझे याद आया मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा तो यूपी गवर्नमेंट मुझे DSP देगी, इसलिए मैंने वो DSP चाहिए करके मैंने किया। उसे वो भारत याद नहीं आ रहा था, इंडिया याद नहीं आ रहा था, फ्लैग याद नहीं आ रहा था, उसे याद आ रहा था DSP की नौकरी। उसके बाद उसको कितने पैसे मिले होंगे? वो शी वन द गोल्ड, शी वाज द स्टार ऑफ एशियाड, ऑफ दैट एशियाड। कहाँ गए भैया वो DSP बनने क्यों मोटिवेट कर रहा है उसको? जिस बंदे ने पूरा इंडिया का क्रिकेट इतिहास 21st सेंचुरी में चेंज कर दिया, जोगिंदर शर्मा, लास्ट ओवर इन T20 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वाज एट लो, ऑल टाइम लो इन 2005। पता नहीं आप लोग कितने बड़े थे तब। इंडिया वर्ल्ड कप में खेलने गई, वर्ल्ड कप में वो सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई, सामने बोला बेकार अब क्रिकेट लेना बंद कर देंगे, ये कर देंगे। सडनली T20 आया, इंडिया वन द मैच। उस मैच में 19वें ओवर तक इंडिया हार रही थी, और सडनली एक जादुई ओवर किया किसी आदमी ने 20वें ओवर में, जोगेंद्र शर्मा ने, एंड इंडिया वन द T20 अगेंस्ट इंडिया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। और उसके बाद देयर वाज नो स्टॉप गोइंग बैक। 2011 इंडिया वन द नॉर्मल 50 ओवर्स वर्ल्ड कप मैच ऑल्सो। उससे पूछा तुम्हें कहाँ नौकरी, सब लोग नौकरी देने के तैयार है। कहता है मुझे तो भाई मुझे DSP बनना है, मुझे हरियाणा का DSP बनना है। वो हरियाणा का DSP है। क्यों? क्योंकि उन्हें सबको मालूम है, इन्हें पूरी दुनिया देख चुके हैं ये लोग, उन्हें मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। द सेकेंड, तो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज मेंटल प्रिपरेशन ऑफ 4 ईयर, थिंकिंग इज एज ए डिग्री। द सेकेंड सब्जेक्ट इज 365 days, होली, दिवाली, फर्स्ट ईयर, न्यू ईयर, फ्यू ईयर, एवरी डे 9 से 5 जरूर पढ़ना है। वो नहीं सर 9 से 5 नहीं पढ़ सकते सर ऐसा है ना सर, वो घर में ना अब पैसे नहीं लेता मम्मी पापा से, अब नहीं, बड़ी शर्म आती पापा से मम्मी पैसे लेने में, तो सर मैं दिन में तो काम कर लूँगा सर, बट शाम को सर मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा सर, घर जाके सिंसियरली जाके मैं पढ़ूँगा सर, और कुछ नहीं होगा। मेरे फार्मूले से नहीं हो जाए, बाकी लोग बोलते हो जाता हो जाएगा, मेरा फार्मूला बोलता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हमारा बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन 9 से 5 होता है। दैट्स द वे बायोलॉजिकली वी आर वायर्ड। इसीलिए दुनिया के सारे ऑफिसेज हमेशा 9 से 5 के बीच में होते हैं। पर सर कैसे करें सर, क्या करें सर? 9 से 5 करूँगा तो फिर सर वो पैसे, सर वो कैसे सर, बड़ी शर्म आती है मम्मी से पापा से पैसे लेने में, बड़ा शर्म आती है। वो लोन ले लो, उनसे मत लो, कज़न से ले लो, किसी और से लोन ले लो, बोल दो लोन है, होने के बाद वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा, लोन ले लो। और लोन भी नहीं मिल लेना है तो पार्ट टाइम कर लो ना, शाम के बाद 6 बजे के बाद पार्ट टाइम कर लो। जब मैं पहली बार लंदन गया, 6 बजे के बाद लंदन में बाहर देखो सारे इंडियंस, पूरे हर काम को इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, यही सारे बच्चे वहीं के। और क्या वो ड्राइवर से पूछा, फिर बॉलीवुड स्टार टाइप का ड्राइवर था, मैंने पूछा कहाँ के रहने वाला हो? वैसे इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं क्या, कहाँ से, कैसे, वहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ी है, क्या कर रहे हो? मैं M.Tech करने आया हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में M.Tech करने आया हूँ। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में M.Tech करके आओ, ड्राइविंग क्यों कर रहे हो? कैसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग ड्राइवर थोड़ी रहूँगा सर, M.Tech पैसे चाहिए सर थोड़ा सस्टेन करने के लिए। वहाँ अंदर गए, रेस्टोरेंट में गए, वहाँ एक और इंडियन, वो कहाँ से हो? तो फलाना से। क्या किया है? हो सर मैं यहाँ से आया, फलाना IIT से पढ़ा हुआ हूँ मैं सर। वेटर सर, वेटर थोड़ा रहूँगा सर मैं, लाइफ लॉन्ग पार्ट टाइम है सर M.Tech करते सर। वहाँ तो हमें शर्म नहीं आती। लंदन में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर पार्ट टाइम करते हैं, और उसके बाद दे आर
if you do you know or not, in US today the highest per capita income अगर किसी कम्युनिटी की है तो वो इंडियन कम्युनिटी, देयर पर कैपिटा हाई इनकम, यही लड़के बच्चे जो एमटेक कर रहे थे उस समय पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे पार्ट टाइम, आज दे आर द रिचेस्ट पीपल ऑफ यूएस। कैसे? उस समय तुमको, उन्हें तो शर्म नहीं आती, पर हमें शर्म आती है, यहाँ पर हम नहीं करेंगे पार्ट टाइम। अब इन द एरा ऑफ ब्लिंकेट विंकेट एंड ऑल ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, अगर आज के ज़माने में पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वर्ल्ड में कभी अवेलेबल नहीं होंगी। क्यों मुझे क्यों शर्म आती है कि मैं वो काम नहीं कर सकता? अगर मुझे पैसे चाहिए और नहीं चाहिए पैसे, पापा से उधार ले लिए, मामा से उधार ले लिए, चाचा से उधार ले लिए, फ्रेंड से उधार ले लिए, तो ठीक है, बेस्ट। 4 साल का ही तो क्या बात है, बाद में तो वापस कर देंगे उनको। एनीवे 4 साल बाद वापस नहीं, 4 साल बाद नहीं हुआ तो प्रवीण सर 1 करोड़ रुपए ही दे रहे हैं, उसमें से उनको वापस कर देंगे। 9 से 5 अगर प्रिपरेशन, अगर सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, किसी और जॉब को करते हुए कर रहे हो, माई थ्योरी सेज नहीं हो। प्लीज, खराब लग रहा होगा बहुत लोगों को, बट नहीं होगा। थर्ड सब्जेक्ट, ये पता नहीं क्यों ऐसा है, ये मैंने जिन जिन लोगों ने झूठ बोल बोल के तैयारी की, जिन जिन लोग ने मेरे झूठ बोल के तैयारी की, किसी का नहीं, पता नहीं क्या कर रहे। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं बताऊंगा, मुझे आईआईटी में उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं जितना पढ़ता वो उतना पढ़ता, उसके मार्क्स मेरे से 25% ज़्यादा आए थे, 25% मेरे से ज़्यादा आते थे उसके मार्क्स। तो 4th ईयर तक आते आते मैंने ये विश्वास कर लिया था कि ईश्वर 2 तरीके के लोगों को बनाता है, एक पढ़ने में बहुत तेज और एक पढ़ने में एवरेज मेरे जैसा। मैं विश्वास करने लगा। जब रिजल्ट आया तो उस समय तो ये ईमेल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, मेरे पास एक लेटर आया। मैं सोनभद्र, एक छोटी सी जगह है, वहाँ रह के प्रिपेयर करता था पूर्वांचल में। मैं कहीं नहीं गया था, मैं दिल्ली नहीं गया, किसी जगह नहीं गया, मैं वहाँ रह के करता था प्रिपेयर। तो जिस दिन मैं प्रिपरेशन, मेरा रिजल्ट आया उसके 15 दिन बाद उसका मेरे पास एक लेटर आया। लेटर में उसने खोला, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था, डियर प्रवीण, तुम्हारे भी ऑप्शंस फिजिक्स मैथ्स हैं, मेरे भी ऑप्शन फिजिक्स मैथ्स हैं। फिजिक्स मैथ्स की पढ़ाई कैसे करते हैं? जो मेरा भगवान था फिजिक्स मैथ्स में आईआईटी में, वो भगवान मुझसे पूछ रहा है कि मैं पढ़ाई कैसे करते हैं। उसका क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसने झूठ बोल के पब्लिक सेक्टर में नौकरी ली थी। जब पब्लिक सेक्टर के पास वो गया था, पब्लिक सेक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास नौकरी करने आओगे? बोले यस। कहता तुम तो पढ़ने में इतने तेज हो, आईआईटी से हो। सर मुझे इंडिया का पब्लिक सेक्टर सुधारना है, इसलिए मैं आपके यहाँ नौकरी कर। उसको पब्लिक सेक्टर सुधारना नहीं था, वो पब्लिक सेक्टर को यूज़ कर रहा था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को देखा, सर क्यों आ रहे हो पीएचडी करने? सर पीएचडी करनी है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च टॉपिक है। वो रिसर्च नहीं है, टॉपिक नहीं है, प्रिपरेशन करने के लिए रूम चाहिए यूनिवर्सिटी में, इसलिए कर रहे हो। इन किसी का नहीं हुआ। जो झूठ बोल के इतनी, ये एक तपस्या है, इतनी बड़ी चीज तुम चाहते हो लाइफ में, वर्ल्ड की बेस्ट जॉब, वो झूठ से मिलेगी। है कि नहीं? भगवान ईश्वर है कि नहीं? भगवान अल्लाह और क्राइस्ट है कि नहीं? है तो फिर तुम्हें दे देंगे ऐसे जो झूठ भी बोल लो और वर्ल्ड की बेस्ट भी ले लो? इम्पॉसिबल। कभी झूठ नहीं। इस प्रिपरेशन के समय हमें कभी किसी से कुछ नहीं छुपाना है और कभी झूठ नहीं बोलनी। तो दोस्तों मेरा कहना है, ये जो 3 चीज़ें करेगा उसका पक्का होगा। एंड आई विल गिव माई मोबाइल नंबर ऑल्सो। मैं कहीं नहीं जा रहा, 4-5 साल, अभी मैं 53 साल का हूँ, 57 साल का ही होऊंगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई विल बी अवेलेबल। आई हैव नॉट चेंज माई मोबाइल नंबर इन लास्ट 30 ईयर्स। 1-2 बुक ऑल्सो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, 2 बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बुक है मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर, सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर है हर एक कंट्री में। ये इतनी फेमस क्यों हुई? ये बुक इसलिए फेमस हुई कि इस बुक ने एक रिसर्च टॉपिक लिखा अपनी बुक में। इट्स कॉल्ड द
rule of 10,000 hour. What does it say? It says कि irrespective of तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, अगर तुम किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी एरिया में 10,000 घंटे करो तो तुम वर्ल्ड के बेस्ट बन जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब कभी गाता हूँ तो वही बंद करो. अगर मैं हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कि लोग मुझे किशोर कुमार की तरह, कुमार शानू की तरह जाने, तो मैं अगर 10,000 घंटे प्रैक्टिस करूँ तो मेरे भी गाने उतने ही 10,000 घंटे के बाद उतने ही पॉपुलर होंगे जितने की किशोर कुमार के. मैं वर्ल्ड का बेस्ट बन जाऊंगा. एक और एग्जाम्पल है 10,000 घंटे का. डू यू नो एनी एग्जाम्पल विच यू आर वेरी फेमिलियर, जिसने शुरू किया और 10,000 घंटे किया और 10,000 घंटे के बाद वर्ल्ड का बेस्ट बन गया? एनीबडी? युवराज सिंह और somebody much closer to you people? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अलक पांडे. when he started his YouTube videos, 2 व्यू, 10 व्यू, 15 व्यू, 20 व्यू, and when he hit 10,000 hours, 10 lakh views, 20 lakh views, 50 lakh views. वही अलक पांडे, वही फिजिक्स, वही सोच, वही पढ़ाने का तरीका. क्या हुआ? वॉट वेंट? उसके पास वो 10,000 घंटे के बाद, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की, he became the best in the world. Today, if you talk worldwide in teaching, in online teaching on YouTube, perhaps Alak Pandey is rated as one of the best in the world. So 10,000 hour की थ्योरी अभी तक कभी गलत नहीं हुई है. और ये 10,000 आवर मैंने कहा रोज मैं 10 घंटे भी पढ़ूं तो 2 साल 7 महीने, 2 साल 4 साल भी नहीं, 2 साल 7 महीने, 2 साल 7 महीने में मेरा हो जाएगा. वो 4 साल की जरूरत नहीं है. अगर ये गलत हुआ तो ये इतने भैया पिछले 20 साल से ये 225 कंट्री की ये बेस्ट सेलर बुक क्यों बनी हुई है भाई? कैसे बनी हुई है ये बुक? दूसरी बुक जो बहुत पॉपुलर है मैनेजमेंट में, एटॉमिक हैबिट्स. एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है. जो वन ऑफ द थिंग उसमें ये लिखी हुई है कि ईश्वर ने, जब हम 10,000 घंटे की प्रिपरेशन करते हैं तो ईश्वर, जब तक तुम 10,000वें घंटे तक ना पहुंच जाओ तभी तुम्हें वो सिग्नल देगा ग्रीन लाइट. बाकी ये डिजिटल है, पूरा सिस्टम ही डिजिटल है. तब तक मैंने 5,000 घंटे की प्रिपरेशन की तो तुम्हें थोड़ी मेरे को जो फीलिंग होनी चाहिए वो हाफ रेड हाफ ग्रीन होनी चाहिए. ऐसा हाफ रेड हाफ ग्रीन नहीं है. मैंने अगर 7,500 घंटे की तैयारी की है तो 3/4 ग्रीन 1/4 रेड, ऐसा कोई 3/4 डिजिटल रेड और ग्रीन. 9,999 घंटे पढ़ते तक भी मुझे फीलिंग रेड की आएगी, एज इफ आई एम जस्ट स्टार्टिंग. जब 10,000वां घंटा आता है तभी होता है इट इज फुल. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसको दूसरे तरीके से देखें तो वो बताता है एटॉमिक हैबिट बुक में कि अगर वो जो आइस है, सोच लो ये आइस है -10,000 डिग्री पे, तो तुम अगर उसको हीट करते जाओगे तो वो आईसी दिखेगी. जब तक कि तुम 0 डिग्री -1 डिग्री तक भी वो आईसी दिखेगी. तो आउटपुट लगेगा अरे ये तो आईसी है. किया क्या हमने? आईसी किया क्या? वो चल रहा है अंदर में. जो अंदर में चल रहा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते. ईश्वर ने हमें वो शक्ति नहीं दी है. इसलिए अगर कोई आदमी 10,000 घंटे से पहले गिव अप कर रहा है, then he himself is responsible, she herself is responsible, nobody else. क्योंकि theories are there, best books are there, सबने बता रखा है. तभी भी मुझे 10,000 घंटे पढ़ने की मेरी शक्ति नहीं है. तो फिर दुनिया में God helps those who help themselves. तो तुम खुद ही अपने आप को हेल्प नहीं करना चाहते तो दुनिया में कौन तुम्हें हेल्प करेगा? और लास्ट, मैं जब यूएस गया, मैं जब इंडिया में था तो मैं सारे यूनिवर्सिटी में जाता था तो सारे स्टूडेंट्स अपने रूम में लगाते थे. यूएस में भी मैंने देखा सबने लगा रखा था. आप लोग को भी लगाना चाहिए अपने रूम में. ये बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है वो. इट सेज लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can.
खुद को बिलीव करो। मैं आज से किसी को मत बताओ, अपने को तो बोलो मैं डीएम हूँ, मैं एसपी हूँ। एसपी की तरह सोचो, एसपी की तरह बिहेव करो, डीएम की तरह बिहेव करो, एम्बेसडर की तरह बिहेव करो, जो भी तुम्हारा सपना है उसकी तरह बिहेव करो। बिलीव करो अपने में, जब तक बिलीव नहीं करोगे तब कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। मैं 5 मिनट और लूँगा, सेकेंड प्रेजेंटेशन कर दूँ। सेकेंड प्रेजेंटेशन है, तो मैंने बताया मैं 94 बैच में 94 में था। मैं रहने वाला बनारस, मैंने पूर्वांचल, और मैं 95 में पहुंचा मैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मैं वहाँ आंध्र प्रदेश में पहुंचा। जो 3 लोग बाद में मेरे एसडीएम भी बने। जब मैं डीएम था तो मेरे 3 एसडीएम बने जिनकी दोस्ती मेरे पहले से उनसे मेरी पहली हो गई। तो पहली मेरी दोस्ती हुई गिरिजा शंकर से, पीसीएस ऑफिसर थे। अब मैं यहाँ से यूपी से लोकल वालों से दोस्ती करनी है, तो लोग मेरे बैच में वहाँ का कोई लोकल था नहीं, मैं ही अपने बैच का टॉपर, तो वहाँ पहुँच गया। हम आईएएस में हम 3-4 थे, उनमें आंध्र प्रदेश कोई नहीं था। अब दोस्ती करनी है तो पीसीएस ऑफिसर से दोस्ती कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई गिरिजा शंकर से, जो बाद में मेरा एसडीएम भी बना। तीनों मेरे एसडीएम बने। मेरे एसडीएम की कहानी है ये। तो मैं डीएम था तो मेरा एसडीएम था। तो गिरिजा शंकर से थोड़ी दोस्ती हुई। उसने बोला, मैंने तो पूछा कि आप पीसीएस में आने से पहले आप किस नौकरी में थे, आपकी किस जॉब में थे? तो उसने बोला पीसीएस आने से पहले मैं यूपीएससी आईआरएस इनकम टैक्स ऑफिसर था। यूपीएससी 1992, यूपीएससी 1992, मेरे से 2 बैच सीनियर। मैं यूपीएससी 94, वो यूपीएससी 92 इनकम टैक्स रिजाइन करके पीसीएस आंध्र प्रदेश। भैया साउथ इंडिया बहुत आगे है। लोग बोलते हैं ना साउथ इंडिया बहुत आगे है नॉर्थ से, वो आगे सोचते हैं, वो आगे की सोचते हैं। हम लोग वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया 10-15 साल आगे है, वो आगे ही सोचते हैं वहाँ के लोग। दूसरा मेरा एसडीएम था जो रघुनंदन से बात हुई, अच्छा लगा ये वो। फिर मैंने रघुनंदन से पूछा कि आप पीसीएस आने से पहले आप किस नौकरी में थे? क्यों, कौन सी? आईपीएस ऑफिसर 93 बैच, मैं 94 बैच। वो मेरे से यूपीएससी में 1 साल सीनियर। मैं वो मसूरी गए थे, कहाँ गए थे? उसके बाद तुम वहाँ सरदार पटेल एकेडमी गए थे। वो सब करके आईपीएस करके मेरा एसडीएम रघुनंदन। तीसरा देवानंद किस नौकरी में थे? देखा कहाँ होगा, देखा नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के रहने वाले, यहाँ पर बिहार में कैसे देखेंगे? वो किस नौकरी में थे? गैस? करेक्ट, आईएएस 1990 बैच। मुझसे 4 साल सीनियर आईएएस। जो वो 90 बैच के बाकी बैचमेंट पे तो उनके आंध्रा में थे ना, उनको तो मैं सर यस सर। और मेरा एसडीएम भी 90 बैच आईएएस। मैं किस काडर में थे? कहता पंजाब काडर में थे। पंजाब काडर का आईएएस मेरे से 4 साल सीनियर, मेरा एसडीएम। क्यों इन लोगों ने आईएएस आईपीएस छोड़ के पीसीएस ज्वाइन किया? नेटिव प्लेस। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। नाच रहो, खूब नाचो, जितना नाचा नाचो। मैं जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम था, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी था। जो मेरे कॉलेज के सीनियर यहाँ पहले हुआ करते थे, चंचल सर थे, जो चंचल सर थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम यहाँ होते थे, चले गए 10-12 साल यहाँ पर रहे थे सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी मेरे कॉलेज के थे। मैं भी अपने स्टेट में अपने चीफ मिनिस्टर का, तो डीएम बनने के बाद किसी भी आईएएस ऑफिसर की जो प्रेस्टिजियस असाइनमेंट बोलते हैं, वो बोलते हैं आर यू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हैव यू डन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, हैव यू डन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर? तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर था। और जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली तुम्हारे ग्रुप में, अपने आईएएस आईपीएस ग्रुप में थोड़ा तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, ये गुड मॉर्निंग। सारे आईएएस आईपीएस आंध्र प्रदेश काडर के मुझे गुड मॉर्निंग करते थे। कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं।
हाँ ठीक है कर दिया। एक थे मेरे लोकेश भैया, लोकेश भैया जब गुड मॉर्निंग भेजते थे मुझे, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। इमीडिएटली भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भैया आप? लोकेश लोकेश भैया क्या हैं? लोकेश भैया हेड कांस्टेबल हैं उत्तर प्रदेश में। जो वो हेड कांस्टेबल मुझे भेजते थे, क्योंकि मैं सबको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी यूपी में, तो मैं किसको फ़ोन करता था? मैं लोकेश भैया को ही फ़ोन करता था, हेड कांस्टेबल। तो दिस इज़ अबाउट पर्सनल फ्रंट, जिसको बोलते हैं जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, तो सारे मोर का फ़ायदा क्या? ऑन ए मोर एथिकल फ्रंट, ऑन ए वर्क फ्रंट, ऑन ए वर्क फ्रंट, एक कहानी है, मैंने इसमें लिखी नहीं है। एक कहानी है कि एक छोटा बच्चा समुद्र के पास रह के, तट के पास रह के, एक मछली को लेके वापस वो समुद्र में डाल रहा था। तो एक बड़ा आदमी आया उसके पास, एजेड सा आदमी, बोले क्या कर रहे हो? ये 1000 मछली हैं, एक मछली लेके बाहर बेच दे, क्या हो जाएगा? कल सुबह और फिर वो आएगा, रात को और लहर आएगी, 1000 मछलियाँ और आ जाएंगी। क्या कर क्या रहे हो? कहता है मैंने इस मछली की लाइफ में तो मैंने चेंज लाया है ना, इसकी तो मैंने कम से कम जान बचाई। और ये बोलते हुए लड़के ने एक और मछली लेता है और समुद्र में वापस डालता है। इम्पैक्टिंग द लाइफ, if you impact one life or impact 1 crore life, impacting the life is important. It's like if I pray one God or pray 1 lakh God, the intensity of my prayer is more important than the number of gods I am praying. So उसका सारांश ये है मेरे 30 साल के बाद, कि सारी गवर्नमेंट जॉब्स प्लस एंड माइनस अगर ले लो, तो ऐसी हर एक जॉब जिसका एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, सारे एग्ज़ाम लिखने चाहिए। उसमें मैं बताता हूँ, कोई भी इधर उधर डिफरेंस नहीं है। उसके कुछ प्लस, उसके कुछ प्लस, इसके कुछ माइनस, उसके कुछ माइनस, घुमा फिरा के एवरीथिंग इज सेम। सो फॉर गॉड सेक, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को छोटा मत देखो अपने दिमाग में। हो रहा है किसी में, गेट इनटू इट। हमें लगता है कि गवर्नमेंट में जाके मैं कोई, अगर जब मैं मुख्यमंत्री का, जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उनके ऑफिस में 3 लोग थे। एक मुझसे एडवाइस लेते थे, एक था वो पीसीएस ऑफिसर था, उससे एडवाइस लेते थे, और तीसरा था एक तहसीलदार, उससे एडवाइस लेते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कुछ बोलता था, वो तहसीलदार कुछ बोलता था, तो सीएम बोलते थे वो तहसीलदार ठीक बोल रहा है ना प्रवीण, हम वही करते हैं। ये एक मिथ है कि हम गवर्नमेंट में जाने के बाद आई कैन नॉट राइज टू द टॉप। यू कैन राइज टू द टॉप इवन गेटिंग इनटू एनी पोस्ट इन गवर्नमेंट। मत विश्वास करना किसी को जो बोले अरे नहीं आईएएस से ही टॉप में जा सकते हो, पीसीएस से नहीं जा सकते, और तहसीलदार बन के नहीं जा सकते, और वीडियो बन के नहीं जा सकते। गलत है। सो ये आई एम प्रिपेयर टू आर्ग्यू विथ, मैं तो 30 साल कर चुका हूँ, आईआईटी से पढ़ा हूँ, ऑब्वियसली मेरा आईक्यू डिसेंटली ठीक ठाक है, तो मैं दिस आई कैन आर्ग्यू विथ एनीबडी हु इज इन गवर्नमेंट। ऑल जॉब्स आर सेम, ऑल जॉब्स जिसमें ग्रेजुएशन है। इसलिए दोस्तों सारे एग्ज़ाम्स को लिखो, और जिसमें भी हो जाए जाओ, और अच्छे से मन बना के काम करो। कोई आईएएस से बड़ी कोई यूएन होगी, यूएन से बड़ी कोई और जॉब, कोई अंत नहीं है उसका। मुझे पब्लिक सर्विस में आया हूँ, इंटेंसिटी से सर्विस दूंगा, और अगर गवर्नमेंट में इंटेंसिटी से सर्विस करते हो, बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाते हो, फट 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 तुम्हें अपने आप ही भगवान रास्ता दिखाता रहता है। सो ये मेरा हमेशा, जो भी मुझसे कोई पूछने आता है, ये गलती मैंने की थी। मैं तो अब इफ़ आई लुक बैक आई रिमेंबर कि एक मेरा दोस्त आया, ऐसे फैशन होता है ना, कुछ ने बोला कि जब मैं यहाँ से वापस गया गर्दनी बाग से, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट हाई स्कूल से जो एग्ज़ाम लेके वापस, तो फैशन होता है कैसा हुआ, ऐसे ही सो ऑब्वियसली मुझे मालूम था मेरा बहुत अच्छा हुआ, मेरा ऑब्वियसली मेरा होगा। अच्छा,
कहता है मेरा सबसे पक्का, मेरे लाइफ का सबसे पक्का दोस्त जिसको मैं अभी भी रोज 1 घंटे बात करता हूँ, उसने मुझसे बोला, अच्छा प्रवीण अगर अच्छा नहीं हुआ तो पीसीएस लिख लो ना। मैंने 3 महीने उससे बात नहीं की, 3 महीने। मैं आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल टॉपर्स, और कभी लाइफ में कोई सेकंड नहीं आया क्लास में, पीसीएस एग्जाम लिखूंगा। आज इफ गॉड गिव्स मी अपॉर्चुनिटी अगेन, आई विल राइट पीसीएस एग्जाम। और पीसीएस ही नहीं, ऐसा हर एक एग्जाम जिसमें ग्रेजुएशन इज द एलिजिबिलिटी मैं लिखूंगा। एंड आई एम आईआईटी कानपुर का, आई एम नॉट मैंने कहीं से ठीक ठाक जगह से, मेरा 12th भी अच्छा है और मेरा सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस अबाउट गवर्नमेंट दोस्तों। सो कभी भी किसी भी जॉब को गवर्नमेंट में छोटा ना देखो, जल्दी लिखो, जल्दी ट्रेन में आओ, जर्नी शुरू करो। एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। यस, एनी क्वेश्चन अगर है तो? एनी क्वेश्चन? Sir, what are the challenges come when you become a bureaucrat? What are the challenges come when you become a bureaucrat? तो हर एक यार लाइफ ही वो क्या, किसने क्या बोला, वो महात्मा बुद्ध ने बोला कि सरकार तो चैलेंज तो हर जगह रहेगा ही ना यार। जब आओगे तो बताएंगे, उसमें अब यहाँ बताएंगे कोई एब्स्ट्रैक्ट टाइप का लगेगा। अभी अर्जुन की ऐसे वो चिड़िया की आँख देखता है, उससे ज़्यादा मत सोचो। अभी एक बार पहले वो डिसाइड कर लो। डिसाइड करने के लिए पूछो, सर करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर करना चाहिए, गवर्नमेंट क्यों अच्छा है, वो बताऊंगा। वहाँ क्या होता है, क्या जरूरत है जानने की। मैं लाइफ में पहली बार तो मैंने गवर्नमेंट ऑफिस कैसा होता है पहली बार मैंने आंध्र प्रदेश में आके देखा। मुझे कोई, मैं छोटी जगह पे रहते थे, वहाँ से चले आते थे। हर एक जॉब सेम है क्योंकि ह्यूमंस आर सेम। कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बहुत करप्ट है, ये वो है, गवर्नमेंट बहुत आलसी है, बहुत करप्ट है। जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं वो बताएंगे आपको कि स्टैटिस्टिक्स में एक थ्योरम है, इसको बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है? अगर हम कोई भी डेटा लेते हैं जिसका साइज 50 से बड़ा है, तो वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वही होते हैं जो पॉपुलेशन के होते हैं। तो कोई भी चीज़, चाहे तुम गवर्नमेंट देखो, चाहे प्राइवेट देखो, चाहे बिजनेस देखो, चाहे कोई भी प्रोफेशन देखो, हम उतने ही आलसी और उतने ही करप्ट हैं जितने हम एज ए देश करप्ट और आलसी हैं। तो ये मत सोचना मैंने घाट घाट का पानी, मैंने बहुत क्लोजली गवर्नमेंट भी देखा है, बहुत क्लोजली प्राइवेट भी देखा है, बहुत क्लोजली बिजनेस भी देखा है, मैंने सब देख लिया है पिछले 30 साल में। हर जगह सेम। तो कभी ये मैं मीडिया में देखता हूँ ऐसे सारे करप्ट, वहाँ ऐसे सारे वहाँ ऑनेस्ट, वहाँ भी करप्ट ऑनेस्ट, यहाँ भी करप्ट ऑनेस्ट, वहाँ भी लेजी और हार्ड वर्किंग, वहाँ भी नहीं। ये स्ट्रैटिफाइड सैंपल है, जो सारे करप्ट थे वहाँ आ गए, सारे ऑनेस्ट। रैंडमाइजेशन है। हाँ, Why most of the bureaucrat quit their एक आदमी एक क्वेश्चन, एक लास्ट। यार तुम्हें क्यों यार, पहले अपनी सर्विस कर लेना, उसके बाद मेरे बात, उसके बाद आ जाना। ये सर्विस वो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना यार। मैं क्या जो लोग तुम्हारे इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे उन्हें सबको मालूम है तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, क्यों आईपीएस बनना चाहते हो। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सच बोलो। अगर इंडिया में अगर इंटरव्यू को पूछा कि आईएएस क्यों, मेरा नाम लेना कि एक सर आए थे, मेरे उनसे बात हुई थी। अगर इंडिया के बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, वो अपने माँ बाप को एक गिफ्ट बहुत जल्दी देना चाहते हैं। अगर हम अपने माँ बाप को एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं एज अर्ली पॉसिबल इन आवर लाइफ, गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब। जैसे ही तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन होगा, आएगी, पापा मम्मी की सोशल स्टेटस फैमिली में, रिलेटिव्स में, कॉलोनी में, ज़िले में, शहर में इतनी ऊपर उठ जाएगी। और कुछ भी कर लो, वो करने में 30 साल लगेंगे। वो सीईओ बनोगे माइक्रोसॉफ्ट के, 30 साल बाद तब पापा मम्मी की वो है। यहाँ तो 4 साल पढ़ो। सो द
only thing you should motivate you to get into government job apart from making impact ये वो is कि मेरे माँ बाप ने मुझे आइडेंटिटी दी है, मैं अपने माँ बाप को जितनी जल्दी होगी आई विल गिव बैक माई आइडेंटिटी। आज मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पी श्रीवास्तव जी का बेटा हूँ, अभी 4 साल में मैं अपने पापा को गिफ्ट दूंगा, वो बोलेंगे वो प्रवीण के माँ बाप हैं, एंड दैट इज़ पॉसिबल। ये आईआईटी में उतना नहीं हो पाया था, मैंने दोनों किया है ना, आईआईटी में नहीं हो पाया था, आईएएस में जैसे ही हुआ, मम्मी पापा मामा मामा सब सबके सामने, घर में कॉलोनी वॉलोनी में, इमीडिएट। कितना आसान है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, 4 साल पढ़ो, मम्मी पापा लाइफ लॉन्ग, अरे मेरा बेटी ऐसी थी, मेरा बेटा ऐसा था, तो हमें इतने, इसी को मोटिवेशन बना के पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, इंडिया इकोनॉमी ये वो ऑल दैट, उसमें मैं घंटे घंटे बोल सकता हूँ, मैं 100 घंटे मैं उसके ऊपर लेक्चर दे सकता हूँ, इंडियन इकोनॉमी ये वो स्ट्रैटेजिक, आई वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल, डा सब मीनिंगफुल है। रिलायंस में काम करना मीनिंगफुल नहीं है क्या? माइक्रोसॉफ्ट में काम करना मीनिंगफुल नहीं है क्या? वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर सोशल प्रेस्टीज, सोशल रिकॉग्निशन। हाँ हेलो सर। हाँ सर हमको पूछना है कि सर तैयारी के वक्त जो फ्रस्ट्रेशन होता है सर, उससे टैकल कैसे कर सकते हैं सर? क्यों यही बताया ना, 9,000, अगर मुझे इस बात की अवेयरनेस है कि 9,999 घंटे पढ़ते तक मुझे इस तरह की फीलिंग आएगी कि मेरी प्रिपरेशन हुई ही नहीं है, और 10,000वें घंटे पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मुझे इसको बिलीव करना है। लाइफ में चलते 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 जैसे हम सारी लॉजिक करते हैं, फिर हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, तो फिर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना। उसी तरीके से इस चीज़ पे हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा कि 9,999 घंटे की पढ़ाई करते करते हमेशा मेरा मन मुझे बोलेगा, अरे वी को समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं है, नर्वस हो जाओगे, छूट जाएंगे, एग्ज़ाम वाले दिन तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेट पहुंचोगे, ऑल सब। और जैसे ही वो 10,000वां घंटा आएगा, तुम्हें लगेगा आई एम द सिकंदर टाइप, मैं सब कुछ जीत लूँगा। इसको बिलीव करना है। क्यों बिलीव करना है? नहीं बिकॉज प्रवीण प्रकाश बोल रहा है, वो आउटलायर बुक में रिसर्च करके दिया हुआ है, कोई 1-2 आदमी नहीं बोल रहे हैं। उस आदमी ने पता नहीं कितने 10 या 15 हज़ार लोग, सक्सेसफुल लोगों को रिसर्च करके उसने ये थ्योरी बनाई है। सर अगर आप अगर तुम इसको बिलीव, मैंने इसको हमें बिलीव करना है कि 10,000 घंटे के बाद ही वो आउटपुट आए, तब तक मुझे प्रिपरेशन करती रहनी है। सर एक और लास्ट सवाल है सर, अगर आप इजाज़त दें तो पूछ हाँ, लें। इजाज़त है। सर पिछले 4 साल से सर पिछले 4 साल से सर हम किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर, मैं बताना यहाँ पे नहीं चाहता हूँ, ये अदर स्ट्रीम्स है सर। तो सर लगभग सर डेली मैं उसको 1-2 घंटा डेली मतलब प्रैक्टिस उसका करता हूँ सर। ये मेरी थ्योरी में तो 8 घंटे मिनिमम था। तो सर अब मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि क्या वो तुम लोग मेरे एज में जब आओगे ना, यस सर, तुम लोग मेरे एज में आओगे 2040-45 तक, मार्क माई वर्ड कि आए थे प्रवीण सर रूम में बोल के गए थे, तब तक एंटी एजिंग मेडिसिन भी आ जाएगी। मैं कितने साल के दिखना चाहता हूँ? 30 साल के दिखना, 40 साल के दिखना चाहता हूँ, 40 साल की एंटी एजिंग मेडिसिन भी आ जाएगी, एंटी डाइंग मेडिसिन भी आ जाएगी। रहना चाहते हो रहो, अब बहुत रह लिया, बहुत रहना था। क्या जा रहा है रिसर्च, इतना क्या लाइफ को इतना 2 साल 3 साल बनी क्या? बाई 2050 इफ दिस वर्ल्ड डजंट गेट एंटी एजिंग मेडिसिन, और पूरी ये डिस्कशन की अब क्या रहा, कोई मर ही नहीं रहा, सब यहाँ जिंदा है, यहाँ पर देखना। तुम क्यों यार रिलैक्स रहो। अब मैं जब कंग्रेचुलेशन प्रवीण, अरे यार प्रवीण तुम इतने लकी हो, तुम तो यंगेस्ट हो, तुम पता नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे। 7 साल पहले मैं आईएएस से आ गया ना, इतनी जल्दी आए क्या कर लिया, क्या हो गया जल्दी जाके? आराम से रहो, टाइम को देखो, आराम से रहो, कोई जल्दी नहीं है लाइफ में। यू हैव, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, यू हैव बीन बॉर्न इन द एज जेन जी एज में तुम लोग बॉर्न हुए हो, 21st सेंचुरी में। बहुत अच्छी तुम लोगों की हेल्थ रहने वाली है, फिट रखने वाले हो, यंग दिखोगे लाइफ लॉन्ग। रिलैक्स करो ना यार, क्यों इतना टाइम को लेकर टाइम वेस्ट हो रहा है? कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सब एक्सपीरियंस है। हाँ सर एक यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या क्या थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ
थिंकिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट में? सबकी सबकी एबिलिटी है, सारी एबिलिटी है, सबके पास है। लग जाओ, लग रहे रहो मुन्ना, वो करो ना जो 3 चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, जब वो करोगे तो सारे अपने आप सारे माइंड के एट्रीब्यूट सब पॉलिश होने शुरू हो जाएंगे, सारे पॉलिशिंग शुरू हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। वो सब सिखाने लगता है। मैंने इन सर को बताया था, इन सर को मैंने बताया था, वह IAS ऑफिसर अपनी पढ़ाई बहुत करते हैं, उनको एक बार माइक दे दो तो अब मैं ये मैं वो मैं DM था डैश डैश मैं DM था। बट आप लोग को फ़ायदा करेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई वाली बात बताऊँगा पर उससे कॉन्फिडेंस है। मैंने खुद भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, मैंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। उसके बाद मैं IIT में गया। IIT में ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज में क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, ABC, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए। लाइफ में मैंने पहली बार एक पैराग्राफ इंग्लिश में अगर लिखा होगा और पहली बार इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला होगा, तो पैराग्राफ मैंने बोला मैंने मेंस में लिखा और लाइफ में पहला सेंटेंस इंग्लिश का बोला इंटरव्यू में बोला। जब मैं मसूरी गया तो हम सारे टॉपर्स, मेरी 20th रैंक आई थी, तो हम सारे टॉपर्स अपने मार्क्स अपने मिला रहे थे, तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए। तो एक्सपेक्टेड था प्रवीण प्रकाश IIT कानपुर फिजिक्स मैथ्स, तो मेरे मैथ्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए होंगे, मेरे फिजिक्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए हुए थे। सरप्राइजिंगली ना मेरे फिजिक्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए, ना मेरे मैथ्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए, मेरे जनरल स्टडीज़ में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए। जहाँ बाकी मेरा कंपटीशन किसके साथ था, DPS RK पुरम, स्टीफेंस, DPS दून, हिंदू कॉलेज, JNU, इन सब से कंपटीशन था। एंड आई गॉट ऑल इंडिया हाईएस्ट एंड आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट गो। मैं सोनभद्र में रह के वहीं पर जाके पढ़ता था। किसी ने बताया तो जैसे स्टैंडर्ड होता है कि ये मटेरियल, उस समय भी होता है ये मटेरियल पढ़ लो, जैसे अब आप लोगों का स्टैंडर्ड है कि भाई PW का ये मटेरियल है, PW मटेरियल पढ़ लो। मैं किसी उस समय होता था जवाहर बुक ट्यूब में जाओ, वहाँ पर मटेरियल बताते थे, मटेरियल पढ़ लिए। तो एक लड़का जिसने लाइफ में एक बार भी इंग्लिश में एक सेंटेंस नहीं लिखा, उसको ऑल इंडिया हाईएस्ट आ सकते हैं। मतलब कि 10,000 घंटे मेरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारे डायमेंशन, सारे भगवान बना रहा था सारे। कोई बोलेगा नहीं अगर ऑल इंडिया हाईएस्ट जनरल स्टडीज में चाहिए तो बड़ा सोचना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, इंडियन पॉलिटी कैसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे, इंडियन हिस्ट्री कैसे, लिव ये वो लिव, कोई लिव नहीं, कोई बस। मुझे मालूम था मेरे 10,000 घंटे हो गए हैं। आई हैव अराइव्ड एट द सील। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल यही है कि सर हर 2 दिन बाद 2 दिन होता है सर तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाता है, लगता है मेरे से नहीं होगा। वही सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है, और कोई सब्जेक्ट नहीं है। या अगर कभी भी तुम धोनी से, PV सिंधु से, विश्वनाथ आनंद से, अगर तुम धोनी से पूछो कि तुमको क्या तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण 2011 में वर्ल्ड कप जीतना था, तो धोनी का आंसर होगा। अगर आप YouTube में धोनी को अगर देखें तो धोनी बोलेगा नहीं, वो मेरा दुनिया का लाइफ का सबसे मेमोरेबल क्षण नहीं, दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंजॉयबल। तो भाई धोनी जी आपका सबसे इंजॉयबल क्षण क्या है? जब मैं अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ। Always, all winners in the world always tell process is more important than the outcome. PV सिंधु देख लो, मैंने सबके इंटरव्यू देखे हुए हैं, सब यही बोलते हैं। कहते जब मैं, धोनी बोलता है मैं अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ रोज और 1 महीने तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें जो मुझे सेटिस्फैक्शन आता है, दैट सेटिस्फैक्शन इज मोर देन लिफ्टिंग द 2011। इंजॉय योर प्रिपरेशन, बी फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं आज इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाऊँगा। शायद मैं 14 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा, आज मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा था। इंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन rather than getting। वो तो 10,000 घंटे जिस दिन होगा अपने आप ही तुम्हारे कदमों पे आने वाला है ना, उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? 10,000 घंटे जिस दिन डाल दो। अब तो आजकल तो स्टॉप वॉच, ये वॉच, गूगल वॉच, ये वॉच सारी वॉचेज अवेलेबल हैं मोबाइल फ़ोन में, डालो उसमें स्टॉप वॉच 10,000 घंटे -9 माइनस ये वो, जिस दिन आए अपने आप ही हो जाएगा। तो इंजॉय द प्रिपरेशन, तभी मज़ा आएगा।
अदरवाइज टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, ये नौकरी भी जाएगी, वो नौकरी भी जाएगी, सारी नौकरी जाएगी। प्लीज़ यार, मेरे जितने भी स्कूल के, मैं तो बहुत छोटे छोटे कस्बे से हूँ, बहुत ही छोटा, ओबरा, नाम ही नहीं सुना होगा इस रूम में किसी ने, सोनभद्र के बहुत छोटे, मेरे उस स्कूल के, मेरे हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे सब लोग काम कर रहे हैं, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबकी नौकरी लग जाती है। नहीं, कोई नहीं लगेगी, ये नौकरी लगी, वो नौकरी लगी, ज़बरदस्ती इंडिया में सबको इधर डरा डरा के नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी, सबकी नौकरी लगती। ऐसा कोई भी मेरा दोस्त नहीं है जो एम्प्लॉयड नहीं है, चाहे उसके 33% आते थे, चाहे पाँचों में उसके 12th में फेल हो गया था, तो सबकी जॉब लगेगी। इस जर्नी को एंजॉय करो, इस प्रिपरेशन की जर्नी को एंजॉय करो। हाँ, हेलो सर। पूछ रहे यार, वही है यार, यही टफ, यही चीज, यही फिर वही हम वही पा गए। ये यहाँ पर हमारे फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग मेरे अंदर डिज़ायर है उसके लिए, फायर कितनी है मेरे अंदर, क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारे टेस्ट होते हैं तब। मतलब ये सिंपल रखो, मैं दिस इज़ अ सरप्राइज गिफ्ट टू माई पेरेंट्स, दिस इज़ अ सरप्राइज गिफ्ट टू माई पेरेंट्स, वो देना है, उसी को वही मोटिवेशन देगा, वही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देगा, वही है गेम, वही है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। सर अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ उनका, इनका सर खत्म। मेरा सवाल ये है क्या? एक सेकंड इनका, यस सर। सोचो, बार बार सोचोगे, एफर्ट है, वो तो एफर्ट है, कंटिन्यू। एफर्ट है। हाँ, वो पूछे। सर मेरा सवाल ये है क्या स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में हैंड राइटिंग का क्या प्रभाव रहता है? किसका? स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में हैंड राइटिंग का क्या प्रभाव रहता है? आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं सर, हैंड राइटिंग का, क्योंकि सर मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है। तो किसी ने मुझे बोला, जब ये 10,000 घंटे की वो हुई थी ना, जब ये 10,000 घंटे की बात हुई ना कि रिटायरमेंट के बाद भी तुम 10,000 घंटे में कुछ अच्छा कर सकते हो, तो मेरे ऊपर ये आया, मेरे को ख्याल आया कि मुझे हैंड राइटिंग वाला 10,000 घंटे करना चाहिए। मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब है कि मैं कभी कभी वो कोई पिटिशनर आता था तो मैं तहसीलदार को लिखता था प्लीज़ डू दिस, ये वो करके, वो जाता था, वापस लौट के आता था, बोलता था तहसीलदार ने नहीं लिखा, आपने ये लिखा था ना, तहसीलदार ने नहीं किया। मैं खुद पढ़ने की कोशिश करता था, मैं अपनी हैंड राइटिंग ही नहीं पढ़ पाता था, और मेरे वाले हाईएस्ट है। यार, जो लोग एग्जामिनेशन में एग्जामिनर हैं, जो हमारी बुक्स चेक करते हैं, इतना घाट का पानी पिए, वो तुम्हें उड़ती चिड़िया में समझ में आती है, वो समझ जाएंगे। तुम कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग में लिखो, उन्हें समझ में आ जाएगा इस बंदे को ये समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। अरे बहुत यूपीएससी या बीपीएससी के जो एग्जामिनर्स होंगे, दे विल बी द बेस्ट इन इंडिया, परहैप्स बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनको ये उन्हें लाइफ में इतनी हैंड राइटिंगें देखी हैं कि तुमसे बहुत खराब हैंड राइटिंग देखी होंगी। ओके, इट्स ओके। नाउ मैंने सर से ये बोला था कि मैं ऑब्वियसली ये बिफोर आई लीव, अगर किसी को पिक्चर लेनी है तो आई एम अवेलेबल। पता नहीं उसके बाद कब पटना में आऊँगा, मुझे भी मेमोरी रहेगी पटना की। बट मैंने ये भी बोला था कि हम लोग एक सॉन्ग कुछ 1-2 स्टैंजा मिल के गाएंगे, विच आई विल रिमेंबर इट। ये तो मैंने अपने से पता, मैं भी तो कुछ लेके जाऊँ। तो कुछ लोग इधर आ जाएं, फिर हम लोग साथ साथ एक गाना गाएंगे, बाकी लोग अपने बैठे बैठे गाना गा सकते हैं। एक इस साइड तो आ जाए, कुछ लोग मेरे साथ भी तो ले, मैं इतना अकेला क्यों देखूँ। कुछ लोग इधर आ जाएं, जो भी वॉलंटियर्स, सम वॉलंटियर्स आ जाओ, कुछ ही लोग, ज़्यादा लोग नहीं। चलिए सर। हाँ, आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। और बैठे बैठे आप लोग, बाकी बैठे बैठे इस साइड है। आया प्लीज स्विच ऑन। तो एक गाना है, और गाना हम लोग सब लोग साथ साथ गाएंगे। कोई और ले ले, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, तो साथ गाएंगे, और फिर उसके बाद विल डिस्कस। ओके, क्या प्लीज स्विच ऑन सॉन्ग। हेलो, है सॉन्ग, सिंगर है ना? सिंगर हो प्लीज।
प्लीज इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे आस कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले थैंक यू सो मच।